अगर तुम इस एपिसोड को पहली बार देख रहे हो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा शायद। स्टोरी समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो तुम्हें एक प्लेलिस्ट मिलेगी प्रेम द हिडन वॉरियर देखो, फिर उसके बाद एपिसोड कंटिन्यू करना। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। एपिसोड 38 रामसेन की मृत्यु। प्रेम ने भले ही रामसेन से उसकी भंडारण अंगूठी चोरी कर ली हो, लेकिन प्रेम को पूरा यकीन था कि रामसेन के पास अब भी कीमती चीजें होंगी। इसीलिए प्रेम ने रामसेन से है झूठ कहा कि प्रेमलता के यहां पर निशानी छोड़ने के लिए कहा है। प्रेम के झूठ से अनजान रामसेन अपनी कीमती चीज पत्थर पर रख देता है। अपने भाई को अपनी चीज पत्थर पर रखते देखकर छोटे और बड़े दोनों भारी मन से अपनी अपनी चीज भी पत्थर पर रख देते हैं। छोटे और बड़े दोनों चाहते थे कि उनके भाई का प्रेम सफल हो जाए, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। पत्थर पर अपनी चीज रखने के बाद छोटे और बड़े अपने भाई को संभालते हुए वहां से जाने लगते हैं। तभी रामसेन पीछे मुड़कर प्रेम की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, आपने मेरी प्रेमलता का संदेश मुझे तक पहुंचा है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? रामसेन के पूछने पर प्रेम मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा नाम प्रेम है। प्रेम का नाम दोहराते हुए रामसेन कहता है, प्रेम आपने जो मेरी मदद की है, इसके बदले में अगर भविष्य में कभी मेरी जरूरत पड़े तो याद करना, मैं आपके लिए अपनी जान भी दे दूंगा। प्रेम से इतना कहने के बाद रामसेन छोटे और बड़े के साथ वहां से चला जाता है। रामसेन के जाते ही प्रेमा तुरंत पत्थर के पास आता है। रामसेन और छोटे बड़े ने जो चीजें रखी थी उन्हें उठाकर अपनी भंडारणा अंगूठी में रख लेती है। प्रेम की हरकत देखकर उसके पीछे खड़े चारों लोग अपना चेहरा कहीं छिपाना चाहते थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं कि उन्हें इतना बेसर्ब साथी मिला है। लोगों के मन में चल रही बातों से अनजान प्रेम पत्थर से सारी कीमती चीजें उठाकर अपनी भंडारण अंगूठी में रख लेता है और पीछे पलटकर अपने साथियों की तरफ देखकर कहता है, अब हमें चलना चाहिए, यहाँ का सारा काम खत्म हो गया है। प्रेम की बात सुनकर राघवेंद्र आसमान को देखते हुए कहता है, राजकुमार प्रेम, कुछ ही देर में रात हो जाएगी और जानवरों का खतरा भी बढ़ जाएगा, इसीलिए हमें आज रात यहीं पर रुक जाना चाहिए। राघवेंद्र की बात सुनकर प्रेम अपने चारों तरफ देखते हुए कहता है, यहां पर, लेकिन यहां पर तो हमारे पीने के लिए पानी भी नहीं है। जिस पर राघवेंद्र हंसते हुए कहता है, नहीं राजकुमार, यहां पर नहीं, इस देव आध्यात्मिक गुफा के पीछे एक छोटा सा तालाब है जहां पर जानवर नहीं जाते हैं। हम आज रात वहीं रुकेंगे और सुबह होते ही वापस सज्जे की तरफ चल देंगे। सभी को राघवेंद्र की बात सही लगती है, इसीलिए वह सभी राघवेंद्र के साथ देव आध्यात्मिक गुफा के पीछे के रास्ते पर चलने लगते हैं। कुछ ही देर में वह सभी तालाब के पास पहुंच जाते हैं। तालाब के पास काफी हरियाली थी और देखने में काफी सुंदर लग रहा था। राघवेंद्र और रामसहाय पिछली बार की तरह लकड़ियां लेने चले जाते हैं, लेकिन छोटे और बड़े के न होने के कारण उन सभी को पूरी रात खुले आसमान के नीचे ही गुजारनी पड़ती है। जैसे तैसे करके उन सभी की वह रात बीत जाती है और सुबह की पहली किरण निकलते ही वह सभी लोग वापस जंगल से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जंगल के बाहर जाने वाले रास्ते पर चलते हुए प्रेम राघवेंद्र से पूछता है, तुमने बताया नहीं कि तुम कौन हो और कहाँ रहते हो? जिसके जवाब में राघवेंद्र मुस्कुराते हुए कहता है, राजकुमार प्रेम, मेरे बारे में ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको पता होनी चाहिए। मैं एक साधारण सा इंसान हूँ, इसीलिए आपको मेरे बारे में जानने कोई जरूरत नहीं है। राघवेंद्र की बात सुनकर प्रेम समझ जाता है कि वह अपने बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता, इसीलिए प्रेम भी राघवेंद्र से उसके बारे में सवाल पूछना बंद कर देता है और आगे रास्ते पर चलता रहता है। आधे दिन चलने के बाद राघवेंद्र खुश होते हुए कहता है, हम लोग कुछ ही देर में जंगल पार करेंगे, हमें जल्दी करना चाहिए। राघवेंद्र के इतना कहते ही वह सभी तेजी से जंगल के बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं, लेकिन तभी राम सहाय को किसी के करहाने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही राम सहाय सभी को रोकते हुए कहता है, क्या किसी ने वह आवाज सुनी? जिस पर सभी लोग एक साथ अपना सरनामे दिला देते हैं। प्रेम अपनी चारों तरफ देखते हुए राम सहाय से पूछता है, तुम किस आवाज की बात कर रहे हो? प्रेम के पूछने पर राम सहाय अपने चारों तरफ देखते हुए कहता है, मुझे ऐसा लगा कि कोई दर्द में कराह रहा है। राम सहाय की बात सुनकर फिर से सभी लोग उसे आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती है। जिसके बाद राघवेंद्र कहता है, क्या पता वह आवाज किसी जानवर की हो जो हमें देखकर गुर्रा रहा हो। इतना कहकर राघवेंद्र अपने कदम तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, अगर किसी जानवर की नजर हम पर पड़ गई तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। राघवेंद्र की बात सुनकर सभी लोग फिर से वहां से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इस बार आवाज देवकला को सुनाई देती है।
देवकला अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और अपने चारों तरफ देखने लगती है। देवकला को खड़ा देखकर प्रेम उससे पूछता है, अब तुम क्यों रुक गई हो? हमें जल्द से जल्द यहां से चलना चाहिए। प्रेम के कहने पर देवकला अपने चारों तरफ देखते हुए कहती है, नहीं राजकुमार, मुझे लगता है राम सहाय सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी किसी के दर्द में करहाने की आवाज सुनी है। देवकला के कहने पर सभी लोग ही पर काले हैं और आवाज का पता लगाने लगते हैं। तभी किसी के दर्द में करहाने की आवाज आती है, जिस भी ने सुना था। सभी लोग आवाज की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। कुछ ही दूरी पर झाड़ियां के पीछे एक आदमी गंभीर हरारत में जख्मी पड़ा था। उसके शरीर से जगह जगह से खून निकल रहा था। आदमी को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जख्मी हालत में आदमी और कोई नहीं बल्कि रामसेन था, जिसकी हालत काफी गंभीर थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके प्राण किसी भी वक्त चले जाएंगे। एक दिन पहले रात का समय महल से कुछ ही दूरी पर बने एक छोटे से घर के बंद कमरे में अंधेरे के बीच राजकुमार तेजस किसी पागल इंसान की तरह जमीन पर बैठकर अपनी तलवार को दीवार पर मारे जा रहा था। तभी उस अंधेरे कमरे का दरवाजा खुलता है और एक इंसान कमरे के अंदर आ जाता है। वह इंसान और कोई नहीं बल्कि महाराज थे। राजकुमार तेजस की हालत देखकर महाराज की आंखें नम हो जाती हैं और वह राजकुमार तेजस के पास जाकर उसके हाथ से तलवार लेकर दूर फेंक देते हैं। अपने हाथ से तलवार को दूर जाता देखकर राजकुमार तेजस गुस्से से उस इंसान की तरफ देखने लगता है जिसने उसके हाथ से तलवार ली थी। लेकिन अपने सामने अपने पिता को देखकर राजकुमार तेजस शांत हो जाते हैं और कुछ देर शांत रहने के बाद राजकुमार तेजस फूट फूट कर रोने लगता है। राजकुमार तेजस को रोता हुआ देखकर महाराज उसे शांत करते हुए कहते हैं, तेजस, तुम्हारी आंखों से निकले हर एक आंसू का बदला मैं उसे प्रेम से लूंगा, जिसकी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही है। महाराज की बात सुनकर राजकुमार तेजस गुस्से से अपनी मुट्ठी करते हुए कहता है, पिताजी, मुझे उसे प्रेम का कटा हुआ सर चाहिए। अगर आप यह नहीं कर सकते हैं तो मैं खुद जाकर उसे मार दूंगा। राजकुमार तेजस की बात सुनकर महाराज शांत स्वर में कहते हैं, मैंने अपने गुप्तचर प्रेम के पीछे लगा दिए थे। आज सुबह ही राम सहाय सुमति देवकला और एक लड़की को लेकर राज्य के उत्तरी पूर्व दिशा की तरफ गया है। कल सूर्यास्त होने से पहले मैं उसे राम सहाय और उसके राजकुमार प्रेम को खत्म करवा दूंगा। इतना कहकर महाराज राजकुमार तेजस के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम अब उस प्रेम के बारे में सोचना छोड़ो और शक्ति प्रदर्शन की तैयारी करो, क्योंकि अगर एक बार तुम शक्ति प्रदर्शन प्रतियोगिता जीत गए तो महाराज होने के बाद अपने ऊपर लगी सारी बंदिशों को हटा सकते हो। वर्तमान काल में रामसेन की हालत देखकर प्रेम और उसके साथी भागकर रामसेन के पास पहुंचते हैं। प्रेम रामसेन का सर अपने पैरों पर रखते हुए अपनी कंपती हुई आवाज में कहता है, रामसेन, तुम्हारे साथ यह सब किसने किया और छोटे बड़े कहाँ हैं? इतना कहकर प्रेम अपने चारों तरफ देखते हुए कहता है, राम सहाय, देखो, छोटे बड़े यहीं कहीं होंगे। राम सहाय छोटे बड़े को ढूंढने के लिए जाता उससे पहले रामसेन प्रेम का हाथ पड़ते हुए कहता है, कोई फायदा नहीं, वह दोनों यहां नहीं है होने, वह लोग अपने साथ ले गए हैं। रामसेन की बात सुनकर प्रेम तेज आवाज में उससे कहता है, कौन लोग ले गए हैं? तुम्हारी हालत किसने की है? प्रेम के पूछने पर रामसेन अपने मुंह से खून को बाहर थूकते हुए खासकर कहता है, राजकुमार प्रेम, मैं आपकी सच्चाई जान चुका हूं, आप राज्य के सबसे छोटे राजकुमार हैं। रामसेन के मुंह से प्रेम की सच्चाई सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उन्हें अच्छे से याद था कि किसी भी इंसान ने राजकुमार प्रेम की सच्चाई रामसेन के सामने नहीं बताई थी, तो रामसेन को प्रेम की सच्चाई कैसे पता चल गई? अपने मन में इन्हीं सब सवालों की उधर मुंह में सभी लोग खड़े थे। राम अपनी सच्चाई की बात सुनकर उसे नजरअंदाज करते हुए रामसेन से पूछता है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हारी हालत ऐसे किसने की? प्रेम के पूछने पर राम सिंह अपने दर्द को सहते हुए धीमी आवाज में कहता है, राजकुमार प्रेम, में आप लोगों से मिलने के बाद जंगल से बाहर जा रहा था, तभी महाराज के कुछ लोग आपको और राम सहाय जी को ढूंढते हुए आ रहे थे। उन लोगों ने मुझे और मेरे दोनों भाइयों को पकड़ लिया और आप दोनों के बारे में पूछने लगे, लेकिन मैं आपको कैसे कुछ होने देता जिसने मेरे प्रेम की आखिरी इच्छा मुझ तक पहुंचाई हो। इसीलिए मैंने उनसे झूठ कह दिया कि आप दोनों उस देव आध्यात्मिक गुफा में मारे गए हैं, जिसके बाद वह लोग छोटे और बड़े को गवाह के तौर पर यहां से अपने साथ ले गए हैं। रामसेन की पूरी बात सुनकर सभी को समझ आ जाता है कि यहां पर क्या हुआ था। प्रेम की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। प्रेम भले ही लोगों से उनकी चीजें चोरी करता था, लेकिन उसने कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचा था। लेकिन आज उसी की वजह से एक की मौत हो रही थी और दो की मौत कब हो जाए कोई नहीं जानता।
प्रेम को सारी सच्चाई बताकर रामसेन फिर एक बार खून की उल्टी करते हुए कहता है, शायद मेरी किस्मत आज मेरे साथ नहीं थी, क्योंकि मेरी और मेरे भाइयों की तलवारें थी, अंगूठी में थी, वह अंगूठी ही कहीं खो गई, वरना मैं उन लोगों को, अपने भाइयों को यहां से कभी नहीं ले जाने देता। रामसेन की यह बात सुनकर मानो प्रेम के ऊपर किसी ने पहाड़ रख दिया हो, क्योंकि इस वक्त प्रेम को ऐसा महसूस हो रहा था मानो किसी ने उसकी सांसें ही रोक ली हो। प्रेम को नहीं लगा था कि उसकी एक गलती की वजह से कई जान खतरे में पड़ जाएगी। प्रेम रामसेन से माफी मांगने के लिए नीचे देखा है तो उसके हाथ अकड़ से जाते हैं, क्योंकि रामसेन के प्राण जा चुके थे और उसका शरीर प्रेम के पैरों पर लेटा हुआ था। काफी देर शांत रहने के बाद प्रेम रामसेन की मृत शरीर को आराम से जमीन पर रख देता है और राम सहाय की तरफ देखते हुए कहता है, हमें रामसेन का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक करना चाहिए, जाओ और लड़कियां इकट्ठा करो। प्रेम की बात सुनकर राम सहाय और राघवेंद्र दोनों लड़कियां इकट्ठा करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन किसी का ध्यान इस बात पर नहीं गया था। देवकला ने जब से रामसेन की बात सुनी थी तभी से वह किसी मूर्ति की तरह एक ही जगह पर स्तब्ध खड़ी थी। सुमति देवकला के कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से पूछती है, देवकला क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? जिसके जवाब में देवकला कुछ देर शांत रहती है, फिर धीरे से सुमति से कहती है, सुमति क्या रामसेन ने जो कहा है वह सब सच है? क्या महाराज सच में इतनी क्रूर हैं कि वह अपने पुत्र की हत्या करवाना चाहते हैं? देवकला की बात सुनकर सुमति अपना सरनामे हिलाते हुए कहती है, नहीं, मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता है कि राजकुमार प्रेम प्रताप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, लेकिन इतने प्रतिभाशाली होने के बाद भी आज तक उनके बारे में राज्य में कोई भी अच्छी बातें क्यों नहीं कहता है? ऐसा क्यों? सुमति की बात सुनकर देवकला कुछ सोचते हुए कहती है, वया पता राज्य के किसी भी इंसान को आज तक राजकुमार प्रेम की प्रतिभा के बारे में पता ही ना चला हो, इसीलिए उन लोगों ने हमेशा राजकुमार प्रेम को एक असफल राजकुमार समझा है। देवकला की बात सुनकर सुमति हंसकर अपना सरनामे हिलाते हुए कहती है, नहीं, तुम्हारे सोचने का नजरिया अलग है, लेकिन अगर तुम मेरे नजरिए से देखो तब तुम्हें समझ आएगा कि महाराज नहीं चाहते हैं कि लोगों को राजकुमार प्रेम की प्रतिभा के बारे में पता चले और ना ही राजकुमार प्रेम अगले राजा बने। सुमति की बात सुनकर देवकला सुमति से कहती है, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि महाराज अपने ही पुत्रों में इतना भेदभाव करते हैं? जिसके जवाब में सुमति कहती है, देवकला राज्य में हर कोई जानता है कि राजकुमार प्रेम प्रताप की मां एक प्रतिभाशाली महिला थी और उन्हें पूरा राज्य प्रेम करता था। क्या तुम्हें इस बात पर यकीन होगा कि एक प्रतिभाशाली महिला का पुत्र बिना किसी प्रतिभा के जन्म लेगा? हम लोग भी नहीं जानते थे कि राजकुमार प्रेम प्रताप के पास कोई प्रतिभा है, लेकिन जब हम लोगों ने अपनी आंखों से राजकुमार प्रेम प्रताप को पुनर्गठन विद्या का प्रयोग करते हुए देखा था तब हमें पता चला था कि राजकुमार प्रेम के पास अद्भुत प्रतिभा है। सुमति की बात सुनकर देवकला को भी सुमति की बात सही लगती है। किसी भी इंसान में उसके माता पिता की प्रतिभा या गुण होना एक सामान्य बात थी, लेकिन आज तक किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जो महिला इतनी प्रतिभाशाली थी उसका पुत्र बिना प्रतिभा का कैसे हो सकता है। देवकला और सुमति दोनों प्रेम और महाराज के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि तभी राम सहाय और राघवेंद्र लड़कियां लेकर आ जाते हैं, जिसके बाद सभी मिलकर राम सिंह का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना। हाई कॉल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। टू बी कंटिन्यू, प्लीज रीड मोर टू द नेक्स्ट चैप्टर.